नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप को लगातार घाटा हो रहा है। हालांकि इसके बावजूद अडानी एंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को तीसरे और अंतिम दिन ओवर सब्सक्राइब किया गया है। अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ को 45.5 मिलियन शेयरों यानी 4,55,06,791 का ऑफर साइज था, लेकिन इसको इससे अधिक 50.81 मिलियन शेयरों के लिए बोलियां लगी, यानी एफपीओ अंतिम दिन 1.12 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। हालांकि इस एफपीओ को पहले दिन सिर्फ 1% बोलियां मिली थी, वहीं दूसरे दिन सिर्फ 3% एफपीओ सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन ये इशू पूरी तरह से भर गया। अडानी ग्रुप के शेयरों की गिरती कीमतों के कारण खुदरा निवेशक सब्सक्राइब करने से बचते रहे और उनके लिए रखे गए शेयरों में से केवल 12% के लिए ही बोली लगी। लेकिन बड़े निवेशक यानी उद्योगपति उनके बचाव में आए और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने अंतिम दिन उनको बचाया। उन्होंने उनके लिए अलग रखे गए 12.8 मिलियन शेयरों में से 16.1 मिलियन शेयरों के लिए बोली लगा दी और यही कारण रहा ये एफपीओ 1.2 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। बड़े उद्योगपतियों में ऐसे उद्योगपतियों के नाम आ रहे हैं जिनके नाम सुनकर शंकाएं बढ़ जाती हैं और खबर दूसरा मोड़ ले लेती है, लेकिन उनके नामों की पुष्टि न होने के कारण वो यहाँ नहीं बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर भी आज हरे निशान पर वापस लौट आए और उनमें बढ़ चढ़कर खरीदारी की गई। हालांकि अडानी ग्रुप पर मंडरा रहा संकट अभी टला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज उनके बचाव में किसी शक्ति ने काम किया। गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से बाहर हो गए हैं। अगर उनके शेयरों में गिरावट जारी रही तो जल्द ही एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में भी उनकी जगह छिन सकती है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर भारतीय टाइकून गौतम अडानी चौथे स्थान से गिरकर 11वें स्थान पर आ गए हैं। हालांकि फोर्ब्स की अरबपतियों वाली लिस्ट में वो अभी भी 8वें स्थान पर मौजूद हैं, जहां पर वो पहले तीसरे स्थान पर थे। ये स्थिति शेयर मार्केट के सिर्फ 3 कारोबारी दिनों में उनकी 34 बिलियन डॉलर की व्यक्तिगत संपत्ति का सफाया होने के बाद हुई है। 84.4 बिलियन डॉलर की वर्तमान संपत्ति के साथ अडानी अब अपने प्रतिद्वंदी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से सिर्फ एक स्थान ऊपर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 82.2 बिलियन डॉलर है। बता दें, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में 3 दिनों की बिकवाली में गिरावट आई, जिसने 68 बिलियन डॉलर से अधिक की मार्केट वैल्यू को खत्म कर दिया। हालांकि अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे भारत पर हमला बताया, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी की सफाई पर कहा कि अडानी भारत को बहुत व्यवस्थित ढंग से लूट रहे हैं। अडानी समूह इसे राष्ट्रवाद की आड़ में नहीं छिपा सकता, वो भारत के भविष्य को रोक रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने गौतम अडानी को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी को सलाह दी है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के हित में अब समय आ गया है कि मोदी अडानी के कथित धोखाधड़ी से खुद को तब तक दूर रखें जब तक कि अडानी अदालत में खुद को साबित न कर दें। नहीं तो जिस तरह वाटरगेट घोटाले में 1973-79 में रिपब्लिकन्स को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा था, उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वामी ने कहा और खुलासे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि पीएम केयर्स फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार के अधीन नहीं है, इसलिए इसे सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय के अपर सेक्रेटरी द्वारा दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक और धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इसके गठन में भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं है। ये ट्रस्ट किसी भी प्रकार से सरकारी स्वामित्व, नियंत्रण या फंडेड सरकारी उपक्रम नहीं है। हलफनामे में कहा गया है कि ट्रस्ट के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। पीएमओ ने अपने जवाब में बताया है कि पीएम केयर्स फंड केवल व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है। ये सरकार के स्रोतों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैलेंस शीट से आने वाले योगदान को स्वीकार नहीं करता। पीएम केयर्स में दिए गए योगदान को आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट दी गई है, लेकिन ये इस निष्कर्ष को नहीं ठहराता है कि ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटी है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था के धीमी रफ्तार से बढ़ने की आशंका जताई। IMF ने आज 31 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जनवरी अपडेट जारी किया। इसमें उसने अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की बात कही। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में कहा गया है कि भारत में विकास इस साल थोड़ा कम होगा। इस साल ये दर 6.1 हो सकती है, जो 2022 में 6.8% थी। हालांकि 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर फिर रफ्तार पकड़ेगी और अगले साल ये 6.8% रह सकती है। ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार ग्लोबल विकास 2022 में अनुमानित 3.4% से गिरकर 2023 में 2.9% होने का अनुमान है, लेकिन फिर 2024 में बढ़कर 3.1% होने की उम्मीद है। संसद के बजट सत्र से पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को दिए अपने पहले अभिभाषण में कहा, हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें गरीबी ना हो। आज भारत में स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को पूरे 9 साल पूरे होने वाले हैं और देश में कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक की प्रथा खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। संसद में अपने पहले अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, आज़ादी के इस अमृत साल में देश के अमृत इतिहास का गौरव शामिल है। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है। हमें इसके लिए 100% साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो, जहां गरीबी ना हो, मध्यम वर्ग मजबूत हो, ऐसा भारत जिसकी विविधता और भी उज्जवल हो। आज अमृतकाल का ये कालखंड बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने कई योजनाएं लाकर गरीबों की मदद की है। उन्होंने कहा कि आज मैं देशवासियों का धन्यवाद अदा करती हूं कि आपने हमारी सरकार को 2 बार जिताया। इस दौरान राष्ट्रपति ने आने वाले वर्ष के लिए सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया। बता दें, राष्ट्रपति जो अभिभाषण देती हैं वो सरकार ही तैयार करती है। सरकार के द्वारा लिखा गया भाषण ही उनको पढ़ना होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश किया। आर्थिक सर्वे में अनुमान दिया गया है कि साल 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। ये 7 दिसंबर 2022 की मौद्रिक नीति में RBI के 6.8% विकास दर के अनुमान से अधिक है। वहीं 2023-24 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। रेप के अपराधी स्वयंभू संत आसाराम को अदालत ने आज मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसे 2013 के एक यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया गया है। आसाराम को गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई। आसाराम ने अपनी ही एक शिष्या के भरोसे को तोड़ते हुए उससे बलात्कार किया था। शिष्या सूरत की रहने वाली थी। ये घटना लगभग 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम के आश्रम में हुई थी। शिष्या का कहना था कि आसाराम उससे निरंतर रेप करता रहा। ये शख्स खुद को संत आसाराम बापू कहलवाता था। अदालत ने आसाराम पर 23,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़ित महिला को 50,000 रुपए का हर्जाना देने का भी आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आज मंगलवार को घोषणा की है कि विशाखापट्टनम राज्य की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश अपना काम हैदराबाद से चला रहा है, जो तेलंगाना की राजधानी है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट में यह घोषणा की। हालांकि विधानसभा अमरावती में ही रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हर तरह से समर्थन देने के ऐलान के बावजूद अपने F-16 लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। उनसे जब सोमवार को एक पत्रकार ने पूछा क्या अमेरिका F-16 विमान यूक्रेन को देगा, तो बाइडेन ने इसके जवाब में ऐसा करने से इनकार कर दिया। बता दें, एक दिन पहले ही जर्मनी ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजने से इनकार कर दिया। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस के साथ जारी युद्ध में अपने एयर स्पेस को पाने के लिए उसे लड़ाकू विमानों की जरूरत है। बता दें, F-16 बहुत ही उन्नत लड़ाकू विमान माने जाते हैं। इनका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा बेल्जियम और पाकिस्तान जैसे देश करते हैं। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा बेचे गए इस विमान की काफी चर्चा रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।